एनसीईआरटी सीबीएसई इकोनॉमिक्स क्लास 10 उसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 है मनी एंड क्रेडिट। तो एक बार उसकी समरी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर मनी के बारे में पढ़ना है, बैंक्स के बारे में पढ़ना है, क्रेडिट लोन्स के बारे में पढ़ना है। तो मनी ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन मतलब होता है देना, है ना, और फिर उसके बदले कुछ लेना। तो मनी का यूज़ करके जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं मतलब हम लोग मनी देते हैं और उसके बदले हम लोग कुछ गुड्स या सर्विसेज लेते हैं। तो गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड फॉर मनी। ठीक है, गुड्स मतलब जनरल मीनिंग होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं या फिर जिसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे बुक्स हो गए, पेन्स, कॉपीज़ हो गए, मोबाइल हो गया, टेलीविज़न हो गए। इन सब को हम लोग ख़रीदते हैं पैसे देकर। या फिर सर्विसेज में हमारा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गया, कम्युनिकेशन सर्विस हो गया, और जनरल सर्विस जैसे टीचिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, मेडिकल सर्विसेज हो गए। तो ये सब सर्विसेज भी हम लोग मनी से मतलब मनी हम लोग दे के कोर्सेज़ ख़रीद सकते हैं या फिर टीचिंग वगैरह देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी ऑफ सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। तो मनी मीडियम एक्सचेंज है। तो मनी देकर हम लोग कोई भी सर्विस ले सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन सर्विस, मेडिकल सर्विसेज, या फिर मनी देके कुछ गुड्स ले सकते हैं जैसे बुक्स हो गया, पेन्स, पेंसिल्स। फिर डबल कोइंसाइडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। तो अगर मनी नहीं होता तो हमें डबल कोइंसाइडेंस ऑफ वांट्स चाहिए। मतलब अगर हमें कुछ बेचना होता तो सामने वाले इंसान के पास वही होना चाहिए जो हमें ख़रीदना है। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिया, वैसा और भी कोई एग्जांपल हम लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास वीट है और हमें राइस चाहिए, पर हमारे पास ऐसा कोई मनी या कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं, हम लोग डायरेक्ट वीट देकर राइस लेना चाहते हैं। तो हमें कोई ऐसे इंसान को खोजना पड़ेगा जिसके पास राइस हो और वो राइस के बदले वीट लेने को तैयार हो। मतलब हम लोग उसको वीट दें तो वो हमें राइस दे और वीट ही ले। मान लीजिए वो राइस तो दे देगा पर उसको वीट नहीं चाहिए, मान लेते हैं उसको पल्सेस चाहिए, दाल चाहिए, तो दिक्कत हो सकती थी। तो इसमें बहुत ही फिर मुश्किल हो जाती है, इसलिए मनी बेटर इसमें काम कर सकता है। तो अगर हमें राइस चाहिए तो हम लोग मनी दे के राइस ख़रीद सकते हैं, ठीक है, और जिसके पास राइस था उसको वीट चाहिए तो वो मनी दे के वीट खरीद सकता था। तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना, वरना डबल कोइंसाइडेंस ऑफ वांट्स बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसाइडेंस ऑफ वांट्स होनी चाहिए। गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। उसमें मनी नहीं होता है तो हम लोग डायरेक्ट डबल कोइंसाइडेंस ऑफ वांट्स उसमें नेसेसरी होता है, जो कि मुश्किल होता है। मनी प्रोवाइड्स द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप विच एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसाइडेंस ऑफ वांट्स। तो मनी से वो एलिमिनेट हो जाता है, हट जाता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहते हैं? सिंस मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस इट इज़ नोन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो एक इंटरमीडिएट है जिसका यूज़ करके हम लोग कोई भी गुड्स या सर्विसेज खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में हमारा करेंसी आता है, डिमांड डिपॉजिट्स भी आता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। करेंसी में हमारे पास पेपर नोट्स हैं और कॉइन्स हैं। अनलाइक ग्रेन एंड कैटल्स दीज आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज, द मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन। तो मॉडर्न करेंसी का खुद का कोई यूज़ नहीं होता है। जैसे एक पेपर है, पेपर को हम लोग एक्सचेंज करते हैं तो उससे हमें जो चाहिए वो मिलता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसमें वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैम्प रहता है, हम लोग कह सकते हैं, वहाँ पर साइन रहते हैं, ठीक है, ऑथराइज्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका खुद का कोई यूज़ नहीं होता है। जैसे ग्रेन्स हम लोग एक्सचेंज करते हैं, पल्सेस या फिर कुछ और चीज़ हम लोग अगर एक्सचेंज करेंगे तो उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास पैसा है तो पैसा का खुद का कोई यूज़ नहीं है, पर क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है तो उसका यूज़ करके हम लोग वो चीज़ खरीद सकते हैं जो हमें चाहिए। तो उसका कोई अपना यूज़ नहीं होता है, तो फिर उसे हम लोग क्यों एक्सेप्ट करते हैं मीडियम के रूप में? तो द मॉडर्न करेंसी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो ऑथराइज्ड है। इंडिया में जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इश्यूज करेंसी या नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो इशू करता है। नो अदर इंडिविजुअल ऑफ और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। तो इंडियन लॉ के अनुसार सिर्फ आरबीआई को ये हक है कि वो पैसों को इशू कर सके, है ना। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। तो इंडिया में अगर हम लोग रुपीज़ में पेमेंट करते हैं तो कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है लॉ के अनुसार। उसके बाद डिपॉजिट्स विद बैंक्स। तो एक समय में क्या होता है, किसी इंसान या किसी पर्सन के पास मान लीजिए कुछ पैसे हैं, लेकिन एक समय में उसको कुछ ही ज़रूरत होती है खाने पीने में या फिर कुछ चीज़ खरीदने में। बाकी जो पैसे बचे होते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, जनरली
एक्स्ट्रा कैश जो होता है उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो डे टू डे नीड्स के लिए हम लोग को कुछ ही पैसा चाहिए, बाकी पैसे हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक अकाउंट खोलकर, बैंक अकाउंट के ज़रिए। बैंक्स क्या करते हैं, वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और साथ में उस पर कुछ इंटरेस्ट भी देते हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट इंटरेस्ट भी देते हैं उस अमाउंट पर, तो हमें उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है डिपॉजिट करने पर। इसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी डिमांड पर या फिर जब हमें चाहिए तो हम वो पैसे वापस भी ले सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं। तो पीपल कैन विदड्रॉ मनी व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। नाउ सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड, अगर हमने कुछ पैसे जमा किए, कुछ समय बाद हमें वापस निकालने या थोड़े पहले ही निकालने हैं, तो हम लोग उसको विदड्रॉ कर सकते हैं डिमांड पर। कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स, तो इन डिपॉजिट्स को डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स में पेमेंट हम लोग चेक से भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग को मनी निकालना ही होगा और फिर दूसरे को देना होगा। हम लोग अगर दूसरे इंसान के पास भी बैंक अकाउंट है तो हम लोग अपने बैंक को कह सकते हैं कि इतने पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, तो हम लोग को डायरेक्ट मनी लेकर फिर नहीं देना होगा, चेक की मदद से डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा मनी, ठीक है। तो पेमेंट थ्रू चेक, तो जो पेयर है उसके पास एक अकाउंट है विद द बैंक, मेक्स आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। तो अगर हमारे पास कोई बैंक में अमाउंट है, कुछ अमाउंट, और हमें किसी और को ट्रांसफ़र करना है या देना है, तो हम लोग अगर उसके पास भी अकाउंट है तो हम लोग अपने बैंक से उसके बैंक में डायरेक्ट चेक के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को डायरेक्ट मनी नहीं लेनी होगी, तो हम लोग चेक के मीडियम से कर सकते हैं। तो स्पेलिंग ऑफ चेक में एक चेक होता है CHECK और एक होता है CHEQU, है ना, ये होमोनिम्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन इनकी स्पेलिंग गलत, मतलब अलग अलग होती है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन दोनों का चेक और चेक है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है, ठीक है। तो चेक की मदद से हम लोग चेक भी दे सकते हैं, जिससे हम लोग को डायरेक्ट मनी नहीं देनी पड़ेगी, बस एक पेपर होता है चेक। तो अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम अ पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड, जिसके अकाउंट में जिसको देना है उसके नाम से हम लोग इशू कर सकते हैं और फिर बैंक वो ट्रांसफ़र कर देगी। विद द हेल्प ऑफ चेक्स वी कैन सेटल पेमेंट्स विदाउट कैश, तो हमें कैश नहीं चाहिए। डिमांड डिपॉजिट्स एंड करेंसी, ये दोनों मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी होते हैं। तो करेंसी में डायरेक्ट मनी होता है, पेपर कैश या फिर कॉइन्स, और डिमांड डिपॉजिट में डायरेक्ट पेपर कैश नहीं होता है, चेक्स वगैरह होते हैं जिससे हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं चाहे, और हम लोग पैसे भी निकाल सकते हैं बैंक से कैश के रूप में भी या चेक के रूप में भी। तो ये जो चेक्स होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स में और जो एक्चुअल करेंसी होती है, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। उसके बाद लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा बैंक्स डिपॉजिट्स लेते हैं पीपल से, तो फिर वो करते क्या है उसका। What do the banks do with the deposits which they accept from the public? Bank keep only a small proportion of their deposit as cash with themselves. This is kept provision to pay the depositors who might come to withdraw the money, ठीक है। तो क्या होता है, बैंक पैसे ली, अब वो क्या करते हैं, उस पैसे की बैंक क्या करती है, लोन पे दे देती है। जो बिजनेसमैन होते हैं या जो कंपनीज होती हैं जिनको लोन चाहिए, तो वो जो पीपल का पैसा, लोगों का पैसा उनको दे देती है, ठीक है। लेकिन वो कुछ पैसा रखती ही है, और ये रूल भी है, RBI चेक भी करती है क्या उस बैंक ने कुछ पैसे रखे हैं कि नहीं, क्योंकि ये डिमांड डिपॉजिट है, कभी भी कोई भी आके अपना पैसे वापस निकाल सकता है, हो सकता है ऐसा, तो उन लोगों को कुछ पैसे रखने पड़ते हैं अपने पास बैंक को, ताकि वो फुलफ़िल कर सके, है ना, उनकी नीड्स। अगर वो कुछ पैसे लेना चाहे तो वो उनको वापस दे सके, सारे पैसे को वो लोन के रूप में नहीं दे सकती है बिजनेसमैन या कंपनीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अमाउंट बहुत नेसेसरी है उसको रखना। ऑन अ पर्टिकुलर डे सम डिपॉजिटर्स कम, बैंक इज़ एबल टू मैनेज, तो एक पर्टिकुलर डे में कुछ डिपॉजिटर्स आएंगे, सारे तो एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए इसको सोच कर ही बैंक कुछ पैसे ही रखती है, बाकी वो लोन में दे देती है, तो वो मैनेज कर पाती है उन पैसों से। अब क्या होता है कि जो मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट होता है वो लोन्स दे देती है फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अलग अलग कंपनीज़ को या फिर इंडस्ट्रीज़ को और बिजनेसमैन को, ताकि वो लोग अपनी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकें। बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट, तो वो जितना डिपॉजिट पे लोन देते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा वो लेते हैं बिजनेसमैन वगैरह से, कंपनी वगैरह से। मान लेते हैं हमारे पास बैंक है और यहाँ पर ये पीपल हैं और यहाँ पर ये कंपनीज़ हैं, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रीज़ है। तो बैंक ने मान लीजिए कुछ रुपए लिए, पेमेंट लिए डिपॉजिट में, और उस पर कुछ चार्ज किया, मान लेते हैं X% चार्ज किया, और बैंक ने ये जो पैसा उसको मिला उसमें से मेजर पोर्शन कंपनी को दे दिया Y% में। तो जो Y होगा वो ग्रेटर देन X होगा, मतलब जितना वो Y% इंटरेस्ट देती है वो ज़्यादा, मतलब उसको लेना है ना,
इतना में लेना है तो वो इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू X% जो उसको देना है। तो जो इसका डिफरेंस होता है, जो पैसे बचते हैं बैंक के पास एक्स्ट्रा, ठीक है, तो वो उसकी इनकम हो जाती है। तो ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है बैंक के लिए। तो यहाँ पर बैंक चार्ज हायर interest on loans than what they offer on deposits, so the difference is the main source of income of the bank. फिर यहाँ पर 2 different credit situations। तो क्रेडिट मतलब लोन होता है ना। तो क्रेडिट क्या होता है? एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर मतलब जो लोन देता है या पैसे देता है, सप्लाइज द बोरोवर मतलब जो उधार लेता है, विद मनी, गुड्स और सर्विसेज। तो वो मनी भी दे सकता है, गुड्स भी दे सकता है और सर्विसेज भी दे सकता है इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ये प्रॉमिस पे कि वो आगे पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो अब 2 सिचुएशन होती है क्रेडिट की। कभी लोन लेना फ़ायदेमंद भी होता है, कभी बहुत बुरा भी हो सकता है। डेट ट्रैप में इंसान फंस भी सकता है इसमें। तो क्रेडिट, जैसे एक बार हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीडेड फॉर प्रोडक्शन के लिए अगर हमें कैपिटल चाहिए तो हम लोग लोन ले सकते हैं। इस लोन की मदद से जो ऑनगोइंग एक्सपेंसेस होती हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो इसके लिए अभी पैसा चाहिए, ठीक है, पर पेमेंट बाद में हो रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ लोन ले सकते हैं। तो लोन लेने से जो अभी हमारे पास प्रोसेसेस हैं प्रोडक्शन के, उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं और बाद में जब हम लोग अपने गुड्स सप्लाई करेंगे और उधर से हमें जब पैसे मिलेंगे तो हम लोग लोन वापस दे सकते हैं और फिर मतलब जो लोन लिया था जितने पैसे वापस दे सकते हैं और फिर जो बचेगा वो हमारी इनकम हो जाएगी। तो हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम। तो इसमें क्या होता है, क्रेडिट पॉजिटिव रोल निभाता है। तो ये अच्छा है, लोन लेना हमारे लिए सही रहा इस बार। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्रेडिट पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। तो उससे रिकवर होना बहुत ही मुश्किल होता है। जनरली रूरल एरियाज़ में होता है। एनसीईआरटी में स्टोरीज़ दी गई हैं, आप अच्छे से उसको पढ़िएगा। तो ऐसे जनरली होता है। तो ये रियल लाइफ स्टोरीज़ होती हैं कि रूरल एरियाज़ में कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो रूरल एरियाज़ में जनरली ऐसा होता है कि जनरली जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर में है ना, इंडिया एग्रीकल्चर में मैक्सिमम लोग होते हैं तो रूरल एरियाज़ में। तो यहाँ पर क्रॉप लोन्स लिया जाता है। क्रॉप लोन्स मतलब अपने जो खेती होती है उसके लिए लोन्स लिया जाता है। तो फर्टिलाइज़र्स या फिर और भी इक्विपमेंट्स जो होते हैं, इनपुट्स जो होते हैं, उसके लिए लोन लिया जाता है। फिर बाद में हार्वेस्ट के समय उसको रीपे कर दिया जाता है। अब मान लीजिए बैड हार्वेस्ट हो गया तो फिर हम लोग रीपे नहीं कर पाते हैं। तो रीपे नहीं कर पाते हैं तो कई बार फिर और लोन लेना पड़ता है। तो पहला लोन चुका नहीं पाए, फिर दूसरा लोन ले लिए, फिर दूसरा लोन भी चढ़ जाएगा। तो ऐसे ऐसे एक कर्ज में फंसता जाता है इंसान। तो उसको डेट ट्रैप बोलते हैं। या फिर अगर हमें सचमुच मतलब नहीं चुका पाए तो फिर हमें अपनी ज़मीन या खेत को बेचना पड़ सकता है, उसका कुछ हिस्सा बेचना पड़ सकता है। तो उससे रिकवरी फिर बहुत ही पेनफुल हो जाती है। तो कभी कभी क्रेडिट पॉजिटिव रोल निभाता है, कभी कभी निगेटिव रोल निभाता है। तो वेदर क्रेडिट वुड बी यूज़फुल और नॉट डिपेंड्स ऑन। तो किस पे डिपेंड करता है कि हमने जो क्रेडिट लिया वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा। तो रिस्क इन द सिचुएशन, उसमें क्या क्या रिस्क हैं, है ना। और दूसरा, वेदर देयर इज़ सम सपोर्ट इन द केस ऑफ लॉस। अगर मान लीजिए हमारा लॉस हो गया तो क्या हमारे पास कोई और सपोर्ट है, तो इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद टर्म्स ऑफ क्रेडिट हम लोग देखते हैं। तो कोई भी लोन एग्रीमेंट होता है तो उसमें एक इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब मेन अमाउंट के साथ साथ कुछ और अमाउंट भी हमें देना पड़ता है जो इंटरेस्ट कहलाता है। अब कई बार हो सकता है कि जैसे जो उधार दे रहा है तो उसको शक हो या उसको लगे कि क्या पता ये उधार वापस दे पाए या फिर ना दे पाए। तो कई बार बैंक्स वगैरह भी और इंडिविजुअल्स भी कई बार कोलैटरल ले लेते हैं। वैसे इंडिविजुअल्स कम लेते हैं, है ना, लेकिन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो बैंक्स वगैरह या कंपनीज़ वगैरह होती हैं जो लोन प्रोवाइड करती हैं, तो बैंक्स वगैरह क्या करती हैं, कोलैटरल लेती हैं। कोलैटरल मतलब होता है कि अगर किसी तरह जो बोरोवर है जो पैसे ले रहा है वो पैसे नहीं दे पाया तो जो कोलैटरल है वो फिर बैंक का अधिकार हो जाता है उस पर, ठीक है। तो कोलैटरल होता है एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, ठीक है। तो कोलैटरल होता है बोरोवर का जो उधार लेना चाहता है, जैसे उसके पास कोई ज़मीन है, कोई बिल्डिंग है, कोई व्हीकल है, कोई लाइव स्टॉक्स हैं, ठीक है, कोई डिपॉजिट्स हैं, तो वो उसका होता है। लेकिन जब वो बैंक के पास लोन लेने जाता है तो बैंक को वो दे देता है कुछ समय के लिए कि मतलब अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो ये जो मेरी ज़मीन है वो आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके इस गारंटी पर ही वो लोन बैंक्स देती है, क्योंकि अगर वो नहीं चुका पाए तो फिर बैंक उस ज़मीन पे अधिकार कर लेगी, उस बिल्डिंग पे या उस व्हीकल पे अधिकार कर लेगी। एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी। तो बोरोवर एक गारंटी के रूप में इसका यूज़ करता है टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज़ रिपेड। तो जब तक लोन नहीं चुकाया जाएगा तब तक वो उनके पास रहेगा या फिर
हम कह सकते हैं कि उनका हक रहेगा उस पर जब तक लोन को हम लोग नहीं दे देते, और एक बार हम लोग लोन दे दिए तो फिर वो फिर से हमारा हो जाएगा। इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट और कोलैटरल टू ऑब्टेन पेमेंट। तो अगर जो बोरोवर है वो पैसे नहीं दे पाया तो जो कोलैटरल है तो वो कोलैटरल को वो बेच सकता है, वो इंसान या फिर बैंक या फिर वो कंपनी जो लोन प्रोवाइड कर रही है वो उस कोलैटरल को बेच सकता है, अपनी पेमेंट ले सकता है, उस कोलैटरल पे फिर पूरा अधिकार उसी इंसान का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोलैटरल कई बार ज़रूरी होता है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में एक इंटरेस्ट रेट होता है, कोलैटरल होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होते हैं, और मोड ऑफ रीपेमेंट, किस मोड से आप रीपे करेंगे। तो ये सब जनरली टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाते हैं, क्रेडिट लेने के लिए ये सब चीज़ें। तो द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। तो अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट के लिए अलग अलग इसमें रूल्स होते हैं इन सब में, है ना। तो अरेंजमेंट बहुत ही अलग अलग होती है। उसके बाद आता है लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स होते हैं, तो बैंक्स के अलावा अगर हमें चीप क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए हमें कम इंटरेस्ट पे, क्योंकि मनी लेंडर्स जनरली इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा हाई रखते हैं, है ना, और बैंक्स क्या होते हैं कम रखते हैं, और बैंक्स के साथ साथ कोऑपरेटिव्स भी कम रहते हैं। तो बैंक्स के साथ साथ जो अगर हमें क्रेडिट चाहिए कम इंटरेस्ट रेट पर लोन, तो हम लोग कोऑपरेटिव्स में जा सकते हैं। कोऑपरेटिव्स में ये जनरली रूरल एरियाज़ में भी होते हैं, रूरल एरियाज़ में ये होते हैं बैंक्स के अलावा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है या फिर और भी कोऑपरेटिव्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव के वो क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज़। कोऑपरेटिव एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में अपने कुछ कुछ डिपॉजिट्स, कुछ कुछ सेविंग्स को देते रहते हैं। With these deposits as collateral, the cooperative has obtained a large, या है इसकी जगह हम लोग कैन भी लिख सकते हैं, कैन ऑब्टेन अ लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। तो अब ये कोऑपरेटिव जो अपने मेंबर्स के पैसों को कोलैटरल रख के बैंक से फिर क्रेडिट ले सकते हैं। तो रूरल एरियाज़ में जनरली जो कोऑपरेटिव्स होते हैं वो अपने मेंबर्स से कुछ सेविंग्स लेते हैं कोलैटरल, ताकि उनके पास हो जाए। जैसे ही कोलैटरल हो जाता है फिर वो बैंक में जाके लोन ले सकते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल को लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि कोलैटरल की कमी आ सकती है कई बार। तो कुछ मेंबर्स मिलके एक कोऑपरेटिव का फॉर्मेशन करते हैं या फिर कोऑपरेटिव से ज्वाइन होते हैं, और फिर कोऑपरेटिव उनके जगह लोन लेती है और फिर लोन को फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने काम के लिए, फिर वापस फिर रीपे कर देते हैं जब हो जाता है। दीज फंड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स। फिर वो मेंबर्स को कोऑपरेटिव लोन देती है जो वो बैंक से ली थी। तो ये कुछ बातें आप एनसीईआरटी रीड भी कर सकते हैं। तो अभी इसका और क्लास 2 में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे समरी। क्लास 1 में हमने कुछ समरी देखा हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। इसी तरह धीरे धीरे हम लोग सीबीएसई एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 10 चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट में आगे बढ़ेंगे।